सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड जर्मिनेशन के बारे में, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में और एपोमिक्सिस के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं भाई कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने देखिए इन सभी बातों को पढ़ रखा है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फिर हम लोगों ने इसी से रिलेटेड पढ़ा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हम लोगों ने देखा था मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर हम लोगों ने देखा था पॉलिनेशन। फिर हम लोगों ने देखा फर्टिलाइजेशन। फिर हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जिन्होंने भी अभी तक इन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिलेगा आपको लिंक, और लिंक के थ्रू आप लोग जल्दी से इन सभी वीडियोस को देख लीजिए और ढेर सारा जानकारी इन सभी से रिलेटेड प्राप्त कीजिए। अब हम लोग आज देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक सीड जर्मिनेशन। क्या देखने वाले भाई? सीड जर्मिनेशन। तो चलिए भाई टॉपिक डाल लेते हैं सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन। अब भाई ये सीड जर्मिनेशन होता क्या है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है तो सिंपली आप लोग आंख बंद कीजिए और याद कीजिए कि कभी ना कभी आपके घर में चना जब आप लोग भिगोए होंगे तो वहां से भाई एक छोटा सा प्लांटलेट निकल आता है जिसे हम लोग अंकुर कहते कहते हैं गजूर हो गया। क्या हो गया भाई? गजूर। ये जो गजुरना देख रहे हैं हम लोग सीड में, ये जो हम लोगों को ऐसा एक स्ट्रक्चर सा निकलता हुआ दिखता है, ये क्या है भाई? यही कर रहा है यहां पर जर्मिनेशन। क्या कर रहा है भाई? जर्मिनेशन। तो आज इसी प्रोसेस को हम लोगों को समझना है। तो ये सोचिए भाई कि आपके घर में जो डब्बे में चना रखा हुआ है, एक डब्बे में जो आपने सूखा चना रखा हुआ है, तो क्या ये चना लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? जिंदा है या मरा हुआ? तो लोगों को लगता है भाई ये तो सूखा है, मरा पड़ा है। नहीं, ये मरा पड़ा नहीं है, ये अभी अलाइव है, क्योंकि इसमें अभी भी क्या भाई जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी है, इसलिए ये क्या है? लिविंग। कहते हैं कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो हम लोगों ने सूखा चना घर पे रखा हुआ है क्या वो कंप्लीटली ड्राई होता है, तो आंसर दीजिएगा नहीं, थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसमें रहता है, जो कि उसको फर्दर जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब आप चना को पानी से भिगोते हो तो वो क्या कर लेता है भाई? जर्मिनेट कर लेता है। क्या कर लेता है? जर्मिनेट। तो जो चना आप लोगों ने घर में डब्बे में रखा हुआ है वो अलाइव है। क्या भाई? अलाइव। वो नॉन लिविंग नहीं है, उसको हम लोग किस में रखेंगे भाई? लिविंग के कैटेगरी में ही रखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सीड जर्मिनेशन क्या है। कहते हैं कि सीड्स का डोरमेंट कंडीशन से बाहर निकलकर, ध्यान से सुनिएगा, सीड्स का डोरमेंट कंडीशन से, अब ये डोरमेंट कंडीशन क्या है? इनएक्टिव स्टेज। कहते हैं टेम्पोरली जो वो इनएक्टिव स्टेज था, इस इनएक्टिव स्टेज में था, उस इनएक्टिव स्टेज से बाहर निकलना। तो सीड्स का इनएक्टिव स्टेज से बाहर निकलकर ग्रो करना ही क्या कहलाता है भाई? सीड जर्मिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड जर्मिनेशन। तो चलिए भाई डेफिनेशन लिख लेते हैं। The process by which dormant embryo, अब भाई ये डोरमेंट एम्ब्रियो क्या है? मैंने अभी बताया कि डोरमेंट एम्ब्रियो ऐसा एम्ब्रियो है जब वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज में। क्या भाई? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एम्ब्रियो दैट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या कह रहा है भाई? कि ऐसे एम्ब्रियो जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, अब वो क्या करेगा भाई? ग्रो करेगा। क्या करेगा भाई? ग्रो। तो क्या लिखेंगे? बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने? द प्रोसेस बाय विच डोरमेंट एम्ब्रियो, ऐसे एम्ब्रियो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बिकम्स एक्टिव, क्या हो जाता है भाई? एक्टिव हो जाता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? सीड जर्मिनेशन।
तो भाई सीड जर्मिनेशन का डेफिनेशन तो क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि सीड जर्मिनेशन कितने टाइप्स का होता है, तो चलिए भाई हम लोग टाइप्स को देख लेते हैं थोड़ा। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं भाई? टाइप्स। तो सबसे पहला है एपीजियल। क्या भाई? एपीजियल। फिगर से समझिएगा, आसानी होगी। कैसे? तो देखिए, अगर हम लोगों ने जमीन के अंदर में किसी सीड को रख दिया है, क्या रख दिया भाई? सीड को, ठीक है। थोड़े दिन के बाद जब इसको अच्छे तरीके से वाटर वगैरह मिलने लगा और ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है, क्या करना स्टार्ट करता है भाई? जर्मिनेट। तो जब ये जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये जो इसका कॉटिलीडन है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो इसका कॉटिलीडन है वो जमीन से बाहर आ जाता है। कहां जाता है भाई? बाहर। तो जब ऐसा सीड जर्मिनेशन देखने को मिले जिसमें कॉटिलीडन सॉइल के ऊपर चला आए, कहां चला है भाई? सॉइल के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं एपीजियल। एपी का मतलब ही क्या होता है भाई? ऊपर होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन कॉटिलीडन comes out of the soil। क्या कह रहे हैं भाई? कि जब जर्मिनेशन होगा सीड का तो ये जो अपने पास कॉटिलीडन है, ये कॉटिलीडन बाहर निकल आता है। क्या निकल आता है भाई? बाहर। कहां से निकल आएगा बाहर भाई? सॉइल से बाहर निकल आता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपीजियल सीड जर्मिनेशन। अगर कोई पूछता है इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप लोग एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं कैस्टर। क्या कर सकते हैं भाई? कैस्टर। और एग्जाम्पल आप लोग मेंशन कर सकते हैं ओनियन। फिर एग्जाम्पल आप लोग मेंशन कर सकते हैं पपाया, और ऐसे ही बहुत सारे। ध्यान से देखिएगा भाई, अभी हम लोगों ने देखा है एपीजियल। एपीजियल क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलीडन जमीन से बाहर निकल आए तो ऐसे कंडीशन को एपीजियल सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो कैस्टर हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा, पपाया हो जाएगा, और भी ऐसे बहुत सारे। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट है, दूसरा है हाइपोजियल। देखिए भाई ध्यान से, हाइपोजियल। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन क्या है भाई? हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। तो कहते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन क्या होगा? हाइपो का मतलब ही क्या होता है भाई? नीचे। क्या होता है? नीचे। तो जब सीड जर्मिनेशन हो और कॉटिलीडन जमीन के नीचे ही रह जाए तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? ऐसे कंडीशन को कहेंगे हम लोग हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। फिगर से समझते हैं भाई, जैसे ये अपना सॉइल है, ये क्या है भाई? सॉइल। कहते हैं जब सीड जर्मिनेशन हो तो ये जो अपना कॉटिलीडन है, ध्यान से देखिए भाई, ये क्या बना रहे हैं हम? कॉटिलीडन। कहते हैं कॉटिलीडन जमीन के नीचे ही रह जाता है और बस ये जर्मिनेट करके थोड़ा सा ये जो प्ल्यूमुल है वो सूट डेवलप कर लेता है ऊपर की ओर। तो ध्यान से देखिए, यहां जो कॉटिलीडन है, ये कॉटिलीडन तो सॉइल के नीचे ही रह गया। ऐसे ही कंडीशन को कहते हैं हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। कौन सा सीड जर्मिनेशन भाई? हाइपोजियल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई? देखिए, when during seed germination cotyledon remains inside soil। क्या कह रहा है भाई? कि जब जर्मिनेशन के दौरान ये जो आपका कॉटिलीडन है सीड का, वो अगर जमीन के अंदर ही रह जाता है तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं भाई? हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। अब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो देखिए भाई, एग्जांपल कौन कौन सा हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा मेज, एग्जांपल हो जाएगा राइस, एग्जांपल हो जाएगा कोकोनट, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं पी, व्हीट भी दे सकते हैं, ग्राम भी दे सकते हैं, ढेरों सारा ऐसा ही देखने को मिलेगा हम लोग। ठीक है, और चाहे तो आप यहां मैंगो भी लिख लीजिए,
आप लोगों का फेवरेट, अभी सीजन भी चल रहा है भाई, ठीक है। तो देखिए हाइपोजियल, कि जब सीड जर्मिनेशन के दौरान ये जो कॉटिलीडन है वो जमीन के अंदर ही रह जाए, तो ऐसे कंडीशन को हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। अब एक और तरह का सीड जर्मिनेशन हम लोगों को देखना है, जिसे हम लोग कहते हैं वीवी पेरी। क्या कहते हैं भाई? वीवी पेरी। वो थोड़ा सा इससे हटकर है। क्या है भाई? हटकर। तो एक भाई स्टार लगा लीजिए इस टॉपिक पर, वीवी पेरी। वीवी पेरी। अब वीवी पेरी थोड़ा बहुत सुना सुना सा वर्ड लग रहा है। हाँ भाई देखिए, सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लगना चाहिए। ये वीवी पेरी क्या है भाई? तो वीवी पेरस को याद कीजिए। कहते हैं कि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा हो। कहां हो रहा हो भाई? फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीवी पेरस। और ओवी पेरस याद कीजिए, हम लोगों ने क्या मेंशन किया था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर किसी सेल के अंदर, मतलब एग के अंदर हो रहा था, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे भाई? ओवी पेरस। तो फिलहाल अपने पास कंडीशन कौन सा है? वीवी पेरी। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो जर्मिनेशन होगा वो उसी जगह पर होगा जहां फ्रूट पहले से लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि सीड के लिए कोई डोरमेंट कंडीशन नहीं होता है। सीड जहां लगा है फ्रूट के अंदर वहीं जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं वीवी पेरी। डेफिनेशन देखिए भाई, इन दिस condition there is no resting period of embryo and seed germination occurs inside the fruit while it is attached to the parent plant। कहते भाई यहां इस कंडीशन में कोई सा भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होगा। यहां जब वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है उसी दौरान फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेशन होने लगती है। कहते हैं यहां आपके पास ऐसा नहीं कि आप सीड को डब्बे में रख लिए हैं फिर थोड़े दिन के बाद उसको आप पानी में भिगा रहे हैं तो जर्मिनेशन हो रहा है। यहां कब जर्मिनेशन हो रहा है? तो कहते हैं कि जब ये सीड फ्रूट के अंदर ही है और ये जो फ्रूट है वो पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ ही है, उसी दौरान यहां जर्मिनेशन देखने को मिल जा रहा है, इसलिए इस कंडीशन को नाम दिया गया है वीवी पेरी। अब देखिए भाई ये अपने नेचुरल साइट पर ही क्या कर ले रहा है? जर्मिनेशन। तो ऐसे को इन सीटू जर्मिनेशन भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? सो इट इज ऑल्सो नॉन एज इन सीटू जर्मिनेशन। क्या कह रहे हैं भाई? क्योंकि अपने पेरेंट प्लेस पर ही हो रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम लोग क्या टर्म देते हैं भाई? इन सीटू जर्मिनेशन भी कहते हैं। अब आपको अगर पूछे कि भाई इन सीटू जर्मिनेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो इन सीटू जर्मिनेशन का आप एग्जाम्पल दीजिएगा मैनग्रूव प्लांट्स। क्या दीजिएगा भाई? मैनग्रूव प्लांट्स, राइजोफोरा। ठीक है भाई, तो ये आपका एग्जाम्पल है, आप लोग याद रख लीजिएगा। और साथ में ये वीवी पेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख ही लीजिएगा। अब भाई हम लोग देखेंगे कि सीड जर्मिनेशन के लिए कैसा कंडीशन फेवरेबल होता है। क्या देखना भाई? कंडीशंस फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। तो चलिए भाई टॉपिक डाल लीजिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। चलिए भाई टॉपिक दे रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। टॉपिक डाल लीजिए भाई कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका सीड जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला फैक्टर डाल लेते हैं भाई हम लोग मॉइस्चर। क्या डाल लेते हैं भाई टॉपिक में? मॉइस्चर। अब ये तो भाई सबको पता है कि बगैर पानी के, बगैर मॉइस्चर के कभी भी सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आपको
आपको सीड जर्मिनेशन कराना है तो भाई ढेर सारा क्या चाहिए होगा आपको, पानी। आपको नहीं भाई, सीड को। किसको चाहिए होगा, सीड को। तो नॉर्मली सीड में कहते हैं कि 10 से 15% तो पानी या मॉइस्चर हमेशा ही रहता है। तो क्या लिखेंगे भाई, नॉर्मली 10 to 15% वाटर रिमेन्स प्रेजेंट इन डोरमेंट सीड। देखिए वो जो अपने पास इनएक्टिव वाला सीड था, उस कंडीशन में लगभग कहते हैं 10 से 15% तो पानी होता ही होता है, लेकिन इतने से भाई सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। तो सीड को जर्मिनेट करना है तो लगभग 70 से 80% पानी चाहिए होगा। लगभग 70 to 90% वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर क्या भाई, सीड जर्मिनेशन। कितना भाई, 70 से 90% पानी तो चाहिए ही चाहिए ताकि सीड जर्मिनेशन सही से हो पाए। अब दूसरा कंडीशन है भाई, दूसरा फैक्टर है ऑक्सीजन। क्या है भाई, ऑक्सीजन। अब कहते हैं जो सीड जर्मिनेशन होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो भाई जितना ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा भाई, एनर्जी वहां पर बनाना पड़ेगा। और ये एनर्जी बनेगा कैसे, रेस्पिरेशन से। तो भाई रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे यहां, सीन्स मेंशन कीजिएगा भाई, सीन्स सीड जर्मिनेशन is high energy consuming process and this energy is released from oxidation of organic substances। देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, कहते हैं जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहां से मिलेगा भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो ढेर सारा क्या चाहिए होगा भाई, ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सीड जर्मिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। चलिए भाई तीसरे फैक्टर के बारे में जानते हैं हम लोग। अगर तीसरे फैक्टर की बात करेंगे तो ये है टेम्परेचर। नॉर्मली सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए होता है भाई, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। फिर फोर्थ फैक्टर है अपने पास लाइट। अब आप लोग सोचिए भाई, क्या सीड के जर्मिनेशन में लाइट का भी कोई सहयोग होता है। याद कीजिए, घर में हम लोग गजूर आने के लिए क्या करते हैं, चना को भिगोकर किसी कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। तो भाई जब आप कपड़े में लपेट कर रख दे रहे हो तो वहां लाइट का तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब जनरली कि प्लांट के सीड के जर्मिनेशन में लाइट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन एक दो एक्सेप्शनली ऐसे भी सीड होते हैं जैसे ऑर्किड और टोबैको का जिसमें लाइट का जरूरत होता है। तो क्या लिखेंगे भाई, जनरली लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिएगा भाई कि जनरली लाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनली, ध्यान से देखिएगा भाई, एक्सेप्शनली लाइट इज रिक्वायर्ड इन। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके बीज के अंकुरण में, जर्मिनेशन में लाइट का जरूरत पड़ता है। तो भाई देखते हैं ये कौन सा प्लांट है, ये आपका टोबैको प्लांट। कौन सा भाई, टोबैको प्लांट। और दूसरा है ऑर्किड। कौन सा भाई, ऑर्किड। एकदम ध्यान से दोनों ही एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा है भाई, टोबैको और ऑर्किड, जिसके सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट का जरूरत होता है। अब नेक्स्ट आता है भाई कि यहां पर और क्या फैक्टर हो सकता है। तो भाई फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। किसकी बात कर रहे हैं भाई, फूड और न्यूट्रिएंट्स की। क्योंकि भाई जर्मिनेशन हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो भाई ये जो आपके पास फूड होगा
जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये फूड कहां से आएगा? ये फूड मिलेगा कॉटिलीडन के स्टोर्ड फूड से। किससे भाई? कॉटिलीडन के स्टोर्ड फूड से। तो क्या लिखेंगे भाई? न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय कॉटिलीडन एंड इंडोस्पर्म। जिनमें कॉटिलीडन है तो कॉटिलीडन तो प्रोवाइड करेगा ही क्योंकि वो तो सब में है, और बाकी जिसमें इंडोस्पर्म है वहां इंडोस्पर्म भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने देखा भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले फैक्टर के बारे में अगर बात करें तो वो था अपने पास क्या भाई? मॉइस्चर, कि किसी सीड के जर्मिनेशन में 70 to 90% मॉइस्चर या फिर वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। दूसरी अगर बात करेंगे हम लोगों ने तो बात किया ऑक्सीजन का, कि भाई हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है तो यहां ऑक्सीजन का भी जरूरत होगा। तीसरा हम लोगों ने देखा टेम्परेचर, कि किसी सीड के जर्मिनेशन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। चौथा हम लोगों ने देखा लाइट, कि जनरली लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है लेकिन टोबैको और ऑर्किड के सीड्स में लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। फिर हम लोगों ने आखिरी देखा फूड और न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड किया जाता है कॉटिलीडन और इंडोस्पर्म के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कॉटिलीडन और इंडोस्पर्म के द्वारा। चलिए भाई हम लोग कुछ जनरल इंफॉर्मेशन को देखते हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। कहते हैं कि देखिए भाई यहां आपके पास सबसे पहला इंफॉर्मेशन है सबसे छोटा सीड। सबसे छोटा सीड ऑर्किड प्लांट में पाया जाता है, इसे डस्ट सीड भी कहते हैं। इसके अगर वजन की बात करेंगे तो देखिए मात्र 6 ग्राम होता है। कितना? 6 मिलीग्राम, सॉरी कितना? 6 मिलीग्राम। तो सोच के देखिए कितना छोटा होता होगा, इसलिए इसे कहा भी गया है क्या? डस्ट सीड। क्या कहा गया भाई? डस्ट सीड। दूसरा अपने पास हैवीएस्ट सीड, सबसे भारी बीज कौन से प्लांट का होता है? तो ये होता है लोडोसिया प्लांट का। किसका भाई? लोडोसिया प्लांट का। कहते हैं इसका सीड जो है लगभग 6 केजी का होता है, और इसके फ्रूट की अगर बात कीजिए तो फ्रूट तो भाई लगभग 18 केजी का होता है। कितने केजी का? 18 केजी। अगर हम लोग लेंथ की बात करें आप फ्रूट का तो लगभग 1 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर भाई? 1 मीटर लंबा फ्रूट जिसका वजन है लगभग 18 केजी, और उसमें हम लोगों को मिल रहा है भाई कितना? 6 केजी का बीज। दोनों इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर अपने पास आता है तीसरा टॉलेस्ट फ्लावर, कि सबसे लंबा फ्लावर कौन सा होता है? तो ये होता है एमोर्फोफैलस का, जो लगभग 6 फीट लंबा होता है। कितना भाई? 6 फीट। मतलब हम लोगों के हाइट, इंसानों के हाइट के बराबर लगभग क्या होता होगा भाई? ये फ्लावर होता होगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं हाईएस्ट फैट कंटेनिंग इंडोस्पर्म। कहते हैं किसके इंडोस्पर्म में सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है? तो आंसर देंगे कोकोनट। क्या आंसर देंगे भाई? कोकोनट। फिर हम लोग बात करेंगे कि एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में सस्पेंसर सेल नहीं पाया जाता है। सस्पेंसर सेल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो भाई अभी तक जिन्होंने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है एक बार जरूर देख लें, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि 100 अगर गेहूं का दाना प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए लगभग 125 मियोटिक डिवीजन की जरूरत होती है। तो भाई ये सब कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को डायरेक्ट याद भी रखना है। एक आपके पास और ऐड कर सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है। अगर लार्जेस्ट फ्लावर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रैफलेशिया। अगर लार्जेस्ट फ्लावर की बात पूछी जाए तो आंसर क्या देंगे भाई? रैफलेशिया, ठीक है। तो इन सभी इंफॉर्मेशंस को आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। अब चलिए भाई हम लोग देखेंगे पॉली इम्ब्रियोनी। क्या पढ़ना है भाई? पॉली इम्ब्रियोनी। तो देखिएगा ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, एक तो पहला वर्ड है यहां पर पॉली और दूसरा है इम्ब्रियोनी। पॉली क्या बता रहा भाई? मतलब ढेर सारा क्या होगा? यहां पर इम्ब्रियो होगा, इसलिए नाम लगाया गया पॉली इम्ब्रियोनी। कहते हैं जब एक सीड के अंदर ढेर सारा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो इसे कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनी। तो डिफाइन कैसे करेंगे भाई? इट इज द कंडीशन in which many embryos are formed inside single seed। कहते हैं एक अकेला सिंगल सीड के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को पॉली इम्ब्रियोनी कहा जाता है।
भाई इस पॉलीएम्ब्रियोनी का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था? तो देखिएगा इसका डिस्कवरी किया गया था ल्यूवन हुक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? ल्यूवन हुक साइंटिस्ट के द्वारा। पूछा जाए कि किस प्लांट में डिस्कवरी किया गया था, तो दीजिएगा आंसर ऑरेंज प्लांट के सीड में सबसे पहली बार पॉलीएम्ब्रियोनी का डिस्कवरी किया गया था ल्यूवन हुक साइंटिस्ट के द्वारा। कहते हैं कि पॉलीएम्ब्रियोनी वो कंडीशन है जब एक सिंगल सीड के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। अब भाई और हम लोग समझते हैं कुछ बातों को पॉलीएम्ब्रियोनी के बाद कि इस पॉलीएम्ब्रियोनी में होता क्या है आखिर। तो समझिएगा इस चीज को थोड़ा डिटेल में। देखिए जैसे कि अपने पास है एम्ब्रियो सैक। ये क्या है भाई? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ है न्यूसेलस। क्या है भाई? न्यूसेलस। ये बना दे रहे हैं हम न्यूसेलस। कहते हैं कि यही न्यूसेलर सेल अंदर की ओर एम्ब्रियो के अंदर चला आता है और यहां फॉर्मेशन कर देता है एम्ब्रियो का। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पूछे कि जो ढेर सारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे और कहां से हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि एम्ब्रियो सैक के जो चारों तरफ ढेर सारा न्यूसेलस है उनमें से कुछ न्यूसेलस एम्ब्रियो के अंदर चले आते हैं और वहां डेवलप हो जाता है किसमें भाई? एम्ब्रियो में। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। तो भाई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए भाई, in this condition nucellar cells surrounding embryo sac divides and protrudes into embryo sac where these cells develop into embryo। किसमें डेवलप कर जाता है भाई? एम्ब्रियो। ध्यान से देखिए कि इस कंडीशन में न्यूसेलर सेल मतलब न्यूसेलस वाला सेल जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ होता है वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर चला आएगा और वो सारे सेल्स किसमें डेवलप हो जाते हैं? एम्ब्रियो में। इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो भाई पहले हम लोगों ने देखा डेफिनेशन और फिर देखा कि किस प्रकार से ये होता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे तो पहले वाला आप डेफिनेशन मेंशन कीजिएगा, फिर आप ये भी लिखिएगा कि इस कंडीशन में न्यूसेलर सेल जो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ होता है वो डिवाइड करके कहां चला आता है भाई? एम्ब्रियो सैक के अंदर, और वहां न्यूसेलर सेल डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। किसमें डेवलप कर जाता है भाई? एम्ब्रियो में। अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ये एग्जांपल हो जाएगा भाई ऑरेंज एंड लेमन। किसमें बात करी जा रही भाई? ऑरेंज और लेमन। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑरेंज एंड लेमन। ये ऑरेंज और लेमन तो भाई एंजियोस्पर्म में है। किसमें भाई? एंजियोस्पर्म में। जनरली ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है ये जिम्नोस्पर्म में होने वाली घटना है। कौन से प्लांट में भाई? जिम्नोस्पर्म में, जहां सीड के ऊपर में कोई कवर नहीं होता है। लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में भी ये देखने को मिलता है। जो आप लोगों को याद रखना है ऑरेंज और लेमन। क्या रखना है भाई? ऑरेंज और लेमन। अगला टॉपिक देखते हैं एपोगेमी। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा क्वेश्चन आएगा 2 से 3 मार्क्स का कि भाई आप एपोगेमी से क्या समझते हैं। तो कहते हैं जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट हो जाए तो ऐसे कंडीशन को एपोगेमी कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता था तो हम लोग कहते थे पार्थेनोजेनेसिस। वैसे ही हम लोगों को कुछ पढ़ना है अभी एपोगेमी, कि जब सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो ऐसे कंडीशन को एपोगेमी कहा जाता है। चलिए भाई डेफिनेशन लिखते हैं। डेवलपमेंट of seed without
फर्टिलाइजेशन इज नोन एज क्या भाई? एपोगेमी। क्या कहते हैं भाई इसे? एपोगेमी। जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का डेवलपमेंट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई? एपोगेमी। अब पूछा जाएगा कि एपोगेमी होता क्या है भाई, कैसे हो जाता है ये? तो कहते हैं कि जब इस कंडीशन में क्या होता है भाई, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उनके ही कोई सेल्स सीधा क्या बना देता है भाई? सीधा सीड का फॉर्मेशन कर देता है। तुम लोग क्या बोले उसको? एपोगेमी। तो देखिए भाई कैसे लिखेंगे? इन दिस कंडीशन एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट is responsible to form haploid embryo without fertilization। कह रहे हैं कि देखिए भाई कि इस कंडीशन में कोई सा भी एक हैप्लॉइड सेल फीमेल गैमेटोफाइट का सीधे बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, जो आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? एपोगेमी। क्या कहेंगे? एपोगेमी। एग्जांपल्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखेगा भाई एस्टरेसी, एस्टरेसी फैमिली, और दूसरा हम लोग लिखेंगे ग्रास। क्या लिखेंगे भाई? ग्रास। दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जब सीड का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के होता है तो एपोगेमी कहते हैं। एग्जांपल एस्टरेसी फैमिली, और हम लोग क्या देंगे भाई? ग्रास। क्या देंगे? ग्रास। अब देखिए भाई आपके एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर के आखिरी पेज में कुछ बातें दी गई है कि हाइब्रिड सीड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कि ये जो हाइब्रिड सीड है उसे हर एक साल ग्रो करना पड़ता है, ठीक है, हर एक साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हाइब्रिड सीड्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। कहते हैं उनको हर एक साल प्रोड्यूस करने की जरूरत है। दूसरी बात कि ये जब हर एक साल प्रोड्यूस हो रहा है, लैब में प्रोड्यूस हो रहा है भाई, तो ढेर सारा इसके में खर्चा लगेगा। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? इट इज वेरी कॉस्टली। तीसरा कि जब हाइब्रिड सीड को आप बार बार शोन करते हैं या फिर उसको बोते हैं तो उसका हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रह पाता है, जिसका आपको डिटेल जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा। तो फिलहाल आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा कि हाइब्रिड सीड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो हाइब्रिड सीड से रिलेटेड अगर आपसे प्रॉब्लम पूछा जाए तो पहला आंसर लिखेगा इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर, उसे हर साल प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। दूसरा इट इज वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा होता है। तीसरा कि जब हाइब्रिड सीड्स को शो किया जाता है या बोया जाता है तो ये अपना हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं रख पाता है। एक ही सीड्स को अगर आप बार बार उसी प्लांट का हाइब्रिड सीड को आप बोए, इससे प्लांट आए, फिर इसमें जो सीड लगा उसको फिर आप बो दे रहे हैं, फिर उससे प्लांट आ रहा है, फिर उसको आप बो दे रहे हैं, फिर प्लांट आ रहा है, तो इस तरीके में उसका हाइब्रिड वाला जो कैरेक्टर है वो मेंटेन नहीं रहता है। तो तीसरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अपने पास एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है फ्रूट और फ्रूट का क्लासिफिकेशन, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए भाई अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, कि फ्रूट का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखिए फ्रूट 3 तरह का होता है, सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। अगर सिंपल फ्रूट की बात करी जाए तो इसका डेवलपमेंट मोनोकार्पेलरी, मतलब जहां एक कार्पेल से डेवलपमेंट होगा तो मोनोकार्पेलरी, या फिर मल्टी कार्पेलरी, एक से ज्यादा वाले कार्पेल वाले में से भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां सिनकार्पस ओवरी होता है, मतलब सारे कार्पेल्स आपस में जुड़े होंगे। क्या होंगे भाई? जुड़े। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिंपल फ्रूट। या तो अकेला कार्पेल होगा, या अगर ढेर सारा कार्पेल हुआ तो सारा कार्पेल आपस में जुड़ा होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कंपोजिट फ्रूट की। तो भाई ये सबका सब फॉल्स फ्रूट होता है, मतलब ये ओवरी से, फर्टिलाइज ओवरी से तो डेवलप नहीं होता होगा। फिर आते हैं एग्रीगेट फ्रूट में, तो ये मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, यहां कार्पेल का नंबर 1 से ज्यादा होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे कार्पेल्स की तो ये सारे कार्पेल्स आपस में जुड़े नहीं होंगे। एग्जांपल्स की बात करेंगे
तो कंपोजिट में देखिए भाई और भी दो टाइप मैंने लिखा हुआ है, सिंकोनस, इसका एग्जांपल है फिग, अंजीर, और दूसरा है सोरोसिस, क्या है भाई, सोरोसिस, इसका एग्जांपल है जैक फ्रूट, पाइनएप्पल और मलबरी। फिर हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की एग्जांपल, तो कैलोट्रोपिस, रोज, लोटस, कस्टर्ड एप्पल, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी सिंपल फ्रूट का एग्जांपल नहीं मेंशन किया है, तो भाई थोड़ा इसे और हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए भाई अभी जो छूटा हुआ है सिंपल फ्रूट उसे देख लेते हैं। सिंपल फ्रूट में भी टाइप्स होता है ढेर सारा। सबसे पहला तो हम लोग बात करते हैं फ्लेशी फ्रूट की। कहते हैं फ्लेशी फ्रूट किसे कहते हैं भाई, कहते हैं ऐसे फ्रूट जिनमें जो फ्रूट वॉल है, क्या भाई, फ्रूट वॉल, अगर फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड क्या भाई, इंडोकार्प। ये फ्रूट वॉल देखिए भाई, यहां फ्रूट वॉल छूट गया है, मेंशन कर दे रहा हूं, फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड। अब ये फ्रूट वॉल क्या हो गया भाई, फ्रूट वॉल हो गया आपका पेरिकार्प, क्या हो गया भाई, पेरिकार्प। अगर पेरिकार्प आपका एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड हो, जैसे आम को लीजिए तो आम का छिलका जिसे आप अचार में सिर्फ खाते हैं वो हो गया आपका क्या भाई, एपिकार्प। गूदा जिसे हम लोग नॉर्मली पकने पर खाते हैं वो क्या हो गया, मेसोकार्प। और गूदे के बाद जो टफ वाला पार्ट होता है जो सीड को कवर किए रखता है उसको क्या कहते हैं भाई, इंडोकार्प। तो जब ये फ्रूट वॉल तीनों में डिफरेंशिएटेड होगा तो कहेंगे फ्लेशी फ्रूट। इसका भी ढेर सारा टाइप होता है, उतना ज्यादा डिटेल्स में नहीं लेना है, लेकिन एक को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, जैसे ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट की बात करेंगे तो यहां जो इंडोकार्प होगा वो स्टोनी होगा और हार्ड होगा, जैसे अभी मैंने मैंगो के बारे में बताया। नारियल में भी ऐसा ही होता है, जिस नारियल को आप पूजा के लिए फोड़ते हैं तो ऊपर वाला भाग क्या होता है भाई, काफी टफ होता है, तो वो क्या है, इंडोकार्प। तो कहते हैं कि जब फ्रूट का डेवलपमेंट मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल वाले सुपीरियर ओवरी से हो, मतलब यहां ओवरी सबसे ऊपर और बाकी जितने भी मेल पार्ट्स है वो क्या होंगे, नीचे से निकल रहे होंगे। तो सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पेलरी से हो तो वहां पर अगर इंडोकार्प हम लोगों को हार्ड और स्टोनी मिल रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट। मतलब ऐसे फ्लेशी फ्रूट जिनका डेवलपमेंट मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से हो रहा हो, सिंगल कार्पेल वाला सुपीरियर ओवरी से, और इंडोकार्प अगर हार्ड और स्टोनी हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रूप फ्रूट। एग्जांपल में क्या चला जाएगा भाई, मैंगो और कोकोनट। फिर अपने पास फ्लेशी का ही अदर टाइप है बेरी, इसका एग्जांपल होता है टोमेटो, ब्रिंजल और गुआवा। एकदम से इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। फिर अपने पास अगला है पेपो, इसका एग्जांपल है वाटरमेलन और बीटर गार्ड। फिर अगला अपने पास पोम, इसका एग्जांपल है एप्पल और पियर। फिर कहते हैं नेक्स्ट आता है अपने पास सिंपल फ्रूट का टाइप, ड्राई फ्रूट। कहते हैं ड्राई फ्रूट में जो अपने पास पेरिकार्प होता है, जो फ्रूट वॉल होता है, वो एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इसका भी टाइप देखिए भाई, एकिनी, इसका एग्जांपल हो जाएगा मिराबिलिस। फिर नट, इसका एग्जांपल हो जाएगा लीची और कैस्यू नट। फिर है लेग्यूम, इसका एग्जांपल हो जाएगा पी, बीन और ग्राम, जितने भी दाल वाले हैं। फिर है कैप्सूल, इसका एग्जांपल हो जाएगा ओपियम पॉपी, धतूरा और कॉटन। फिर आपके पास आखिरी एक पॉइंट मेंशन किया गया है, जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक कहते हैं ऐसे फ्रूट को जो ग्राउंड के नीचे डेवलप हो रहा है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा भाई ग्राउंड नट। क्या हो जाएगा भाई, ग्राउंड नट। ठीक है, चलिए भाई अब आज का आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, फ्रूट्स और फ्रूट के टाइप और उसमें खाया क्या जाता है। इससे भी कई बार नीट में या स्टेट बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो भाई ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले मैंने लिखा है मैंगो। मैंगो किस फ्रूट में आता है भाई, ड्रूप फ्रूट में। किस में आता है, ड्रूप फ्रूट। अभी हम लोगों ने टाइप्स पढ़ रखा है। क्या था, यहां खाने वाला पार्ट कौन सा होता है, मेसोकार्प। कौन सा होगा भाई, मेसोकार्प। फिर हम लोगों ने देखा कोकोनट, कोकोनट को भी ड्रूप फ्रूट कहता है। यहां पे अपने पास है कोकोनट, कोकोनट को कहता है ड्रूप फ्रूट और खाते हैं इसमें इंडोस्पर्म। सेल्यूलर इंडोस्पर्म को खाया जाता है जबकि लिक्विड इंडोस्पर्म को पिया जाता है। फिर अपने पास है लीची, इसे कहते हैं नट और इसमें खाया जाने वाला पार्ट है एरिड। फिर अगला अपने पास एप्पल, इसे कहते हैं पॉम और इसमें खाया जाने वाला पार्ट है थैलेमस। फिर अगला अपने पास पियर, ये भी है पॉम, इसका खाया जाने वाला पार्ट है थैलेमस। फिर अपने पास है बनाना, इसे बेरी में रखा जाता है और इसमें खाया जाने वाला पार्ट है मेसोकार्प और इंडोकार्प। फिर अगला अपने पास ग्रेप्स, ग्रेप्स को भी कहते हैं बेरी, इसमें भी खाया जाने वाला पार्ट है पेरिकार्प और प्लासेंटा। फिर अपने पास है वॉलनट, वॉलनट को ड्रूप में रखा गया है, इसमें खाया जाने वाला पार्ट है कॉटिलिडन।
फिर अपने पास है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी को एक्ने में रखा गया है, इसमें खाया जाने वाला पार्ट क्या भाई, थैलेमस। क्या खाया जाता है, थैलेमस। फिर अपने पास है बीटल नट, इसे बेरी में कैटेगराइज किया गया और इसमें खाया जाने वाला पार्ट है इंडोस्पर्म। फिर अपने पास है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को सोरोसिस में रखा गया है, इसमें खाया जाने वाला पार्ट है ब्रेक, पेरियंथ और पेरिकार्प। फिर अगला अपने पास कैस्यू नट, इसमें खाया जाने वाला पार्ट है भाई कॉटिलीडन और पेडंकल। एक भाई रह गया अपने पास कस्टर्ड एप्पल। अगर कस्टर्ड एप्पल में पूछा जाए कि खाया जाने वाला पार्ट कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा भाई मीजोकार्प एंड थैलेमस। क्या आंसर दीजिएगा भाई, मीजोकार्प एंड थैलेमस। भाई इस तरीके से कंप्लीट होता है अपना सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट डे इस चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, और ये लाइव क्लास होने वाला है 3 मई को। कब भाई, 3 मई को। तो ध्यान दीजिएगा 3 मई को आप लोग जरूर लाइव क्लास को अटेंड कीजिए, वहां एनसीईआरटी के सभी डाउट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। भाई तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे लाइव क्लास में। थैंक यू।